हेलो दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी सार संग्रह से है। एनसीईआरटी सार संग्रह का अपडेटेड वर्जन है। इंडियन ज्योग्राफी का 2025 का अपडेटेड वर्जन है। पहला लेक्चर हम लोगों ने पहले कर चुका है, ये सेकंड लेक्चर है। ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। ये सभी के लिए, जैसे कि स्टेट पीसीएस या फिर सिविल सर्विसेज जो यूपीएससी का होता है एग्जाम्स, उसके लिए भी, और जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। ये सेकंड लेक्चर है। लेक्चर वाइज ही आएगा, वो प्लेलिस्ट में जा कर के और ठीक से कर लीजिएगा। अपडेटेड वर्जन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री या बृहद हिमालय है। ध्यान रखेंगे इसको। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिम हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है, ठीक है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिम हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। यह ध्यान रखेंगे कि पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं तराई भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो तराई भाग में पाए जाते हैं। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो लद्दाख का भाग है अक्साई चीन। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? तो वन है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली है। ध्यान रखेंगे इसको, काफी बार क्वेश्चन आते हैं कि अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु 600 से 570 मिलियन वर्ष है, ठीक है। अरावली की अनुमानित आयु 600 से 570 मिलियन वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अरावली अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। अरावली तो प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है ही, लेकिन ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी भी है। रेजिड्यूल माउंटेन है, रेजिड्यूल माउंटेन है, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन फॉर्मेट में ही बनाया गया है इस पुस्तक को, मतलब कि जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी में भी उसी तरीके से, और ये स्टेट पीसीएस के लिए भी और यूपीएससी और जनरल कंपटीशन जो भी होते हैं बीएसएससी, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, और इन सब के लिए या अदर स्टेट में भी या शिक्षक एग्जाम के लिए भी, सारे के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। इसको ठीक से कर लीजिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है। ये केरल में है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, केरल में स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु एवं केरल में है, ठीक है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु एवं केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। काफी बार पूछा जाता है।
इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो केरल एवं तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती है इलायची की पहाड़ियाँ, या कार्डेमम हिल्स भी बोलते हैं इसको। इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डेमम हिल्स भी बोलते हैं। किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो केरल एवं तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है सेवराय पहाड़ियाँ। ठीक है। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर ही ये मिलते हैं। ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछे जाते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है। ठीक है। 8611 मीटर है इसकी ऊंचाई। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 है, ये काराकोरम में स्थित है। ध्यान रखेंगे, काराकोरम में स्थित है। K2 गॉडविन ऑस्टिन ये भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, काफी बार पूछा जाता है। ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी। ठीक है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ठीक है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी जो है लद्दाख श्रेणी में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ये देखिए भारत का फिजिकल मैप है ये। ठीक है। भौतिकी मैप है, भौतिक मैप, फिजिकल मैप है। इसमें किस तरह से कौन सी पर्वत श्रेणियाँ कहाँ कहाँ किस तरह से स्थित हैं वो दिया गया है। ये देखिए पामीर घाट है, यहाँ पे देखिए पामीर घाट है। ये क्यून श्रेणी है। ये काराकोरम श्रेणी है यहाँ पे। ये देखिए हिंदू कुश श्रेणी है पाकिस्तान वाले एरिया में। ठीक है। ये पामीर घाट से ही निकला हुआ है। ये इधर हिंदू कुश श्रेणी है। ये यहीं पे देखिए काराकोरम श्रेणी में ही ये K2 गॉडविन ऑस्टिन है। ये K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर 8611 मीटर है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्यूनलुन श्रेणी है। ये देखिए लद्दाख पठार लद्दाख श्रेणी है ये। और ये जास्कर श्रेणी है। ये काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और ये पीर पंजाल, फिर धौलधार है। यहाँ पे देखिए पीर पंजाल इधर पश्चिम वाले एरिया में पड़ जाता है, ये धौलधार थोड़ा पूर्वी एरिया में पड़ता है। ठीक है। और ये शिवालिक है, शिवालिक श्रेणी। ठीक है। सबसे दक्षिण में पड़ जाएगा इधर। जैसे देखिए काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, जास्कर के बाद पीर पंजाल, फिर ये धौलधार। पीर पंजाल ऐसे है, ये पश्चिम में थोड़ा पड़ेगा, ये धौलधार ये थोड़ा पूरब में, और इसके दक्षिण में शिवालिक है। ठीक है। इस तरह से श्रेणियां हैं। और देखिए ये कैलाश श्रेणी है। कैलाश श्रेणी इधर तिब्बत वाले एरिया में पड़ जाता है। ठीक है। कैलाश श्रेणी ये इंडिया में नहीं है, ये इधर तिब्बत वाले एरिया में है कैलाश श्रेणी। और ये देखिए नंदा देवी है, नंदा देवी। ठीक है। नंदा देवी यहाँ पे देखिए ये धौलागिरी है। ये अन्नापूर्णा है 8091 मीटर। ये माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। कितना ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट का? तो 8848.86 मीटर है। ये अपडेटेड वर्जन में है। ये 8000 कितनी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की? तो 8848.86 मीटर है। ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको।
फिर देखिए माउंट एवरेस्ट के थोड़ा पूरब में क्या है, तो मकालू है, 8,481 मीटर है। और फिर इसके पूरब में तो कंचनजंगा है, कंचनजंगा जो कि सिक्किम और नेपाल के सीमा पर पड़ता है। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ पड़ता है, तो सिक्किम जो कि भारत का राज्य है और नेपाल के सीमा पर ये कंचनजंगा है। कितनी ऊंचाई है इसकी, तो 8,586 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ये देखिए सांगपो नदी है, सांगपो नदी जो कि ब्रह्मपुत्र का ही, ये तिब्बत में सांगपो बोलते हैं इसको। ठीक है, सांगपो नदी ऐसे 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 आई और ऐसे फिर भारत में प्रवेश कर जाती है। ये देखिए नामचा बर्मा है, नामचा बरवा, नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा पर्वत है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 7,782 मीटर है, जो कि ये तिब्बत वाले एरिया में है। ठीक है, तो देखिए ना, ये श्रेणी भी लगाने के लिए पूछ दिया जाता है कि किस तरह से पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब श्रेणी किस तरह से। तो ये देखिए ये सबसे पूरब में श्रेणी है, नामचा बर्मा यहाँ पे देखिए है ना, नामचा बर्मा ये पूरब में पड़ गया। फिर इसके थोड़ा पश्चिम आएंगे तो ये कंचनजंगा है, फिर यहाँ पे मकालू है, फिर इसके पश्चिम में माउंट एवरेस्ट है, फिर इसके पश्चिम में अन्नापूर्णा है, देखिए अन्नापूर्णा, फिर यहाँ इसके पश्चिम में तो धौलागिरी है। ठीक है, इसके पश्चिम में आएंगे तो फिर नंदा देवी है। देखिए इस तरह से, तो ये श्रेणी पूरब से पश्चिम भी पूछा जा सकता है और पश्चिम से पूरब भी, तो इसको उसी तरीके से ध्यान रखेंगे। और देखिए ये डाफला पहाड़ियाँ हैं, डाफला पहाड़ियाँ कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में डाफला पहाड़ियाँ पड़ता है। ठीक है, डाफला। और ये मिकिर पहाड़ियाँ भी ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। डाफला और डाफला मिकिर, ये पटकोई बूम है, इधर पटकोई बूम, ये नागा पहाड़ियाँ हैं। ये देखिए गारो खासी और ये जयंतिया है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया, ये देखिए इसको पश्चिम से पूर्व भी लगाने के लिए दे देगा, तो पश्चिम में गारो, फिर उसके पूर्व में खासी और उसके पूर्व में तो जयंतिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये डाफला जो है, डाफला है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मिकिर तो असम वाले एरिया में पड़ेगा ना, मिकिर असम वाले एरिया में पड़ेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ देखिए प्रायद्वीपीय भारत में, देखिए प्रायद्वीपीय भारत में ये देखिए पश्चिमी घाट वाला एरिया है, पश्चिमी घाट है, और ये पूर्वी घाट वाला एरिया है। ठीक है, ये पूर्वी घाट वाला एरिया है, ऐसे देखिए। और देखिए ये उत्तरी सरकार तट है, उत्तरी सरकार तट, ये उड़ीसा वाले एरिया में, ये पूर्वी घाट को उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। ठीक है, ये उड़ीसा वाले एरिया में बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी कहाँ में, उड़ीसा में ही पड़ता है, 1680 मीटर ऊंचा है। ठीक है, महेंद्रगिरी ये उड़ीसा में ही पड़ता है, 1680 मीटर ऊंचा है, ध्यान रखेंगे इसको। और ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कार्डेमम हिल है। ठीक है, सबसे दक्षिण में ये मतलब कि ये है, भारत के प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण में स्थित ये पहाड़ी है। ठीक है, कार्डेमम इलायची पहाड़ी है, ये देखिए। और यहाँ देखिए ये नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी, और इसके दक्षिण में कौन सा है, तो अनाईमुड़ी है, ये अन्नामलाई है। ठीक है, ये नीलगिरी पहाड़ी और इसके दक्षिण में तो अन्नामलाई है। अन्नामलाई में ही सबसे ऊंची चोटी दक्षिण का 2695 मीटर सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी है, 2695 मीटर, जो कि अन्नामलाई में है। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी में। और ये देखिए नीलगिरी पहाड़ी जो है, ये नीलगिरी पहाड़ी है, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, ध्यान रखेंगे इसको।
ठीक है। और ये देखिए, ये अरावली श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अरावली श्रेणी जो है ये राजस्थान, गुजरात और इधर हरियाणा और दिल्ली वाले एरिया में पड़ता है। ऐसे ऐसे करके है, इधर ऐसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ऐसे ऐसे है श्रृंखला, ये अरावली श्रृंखला। तो ये इसमें अरावली श्रेणी में सबसे ऊंची जो शिखर है वो कौन सा है? तो गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये मालवा पठार है। फिर मालवा से दक्षिण में विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी। और उसके दक्षिण में कौन पड़ता है? तो सतपुड़ा श्रेणी पड़ता है। ठीक है, उसके दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए, ये जो सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी, यहाँ से जो नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा देखिए, नर्मदा पश्चिम की ओर बह रही है और ताप्ती भी ऐसे पश्चिम की ओर बह रही है। ठीक है, पश्चिम की ओर बह करके और अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी कैसे, ये पश्चिम की ओर और तब ताप्ती भी पश्चिम की ओर अरब सागर में गिर जाती है। और ये देखिए, काठियावाड़ प्रायद्वीप कहाँ पे है? तो गुजरात में है। ये कच्छ का रण है, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। ठीक है, और ये माही नदी है, ये भी अरब सागर में ही गिर जाती है। ठीक है, माही, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती। और देखिए, ये थाल घाट और भोर घाट है। ठीक है, ये थाल घाट और भोर घाट कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र वाले एरिया में पड़ता है। ठीक है, उत्तर में थोड़ा थाल घाट, उसके दक्षिण में भोर घाट है। ध्यान रखेंगे इसको। और ये पाल घाट है, पाल घाट, ये नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पड़ता है, पाल घाट। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच है पाल घाट। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ दिए जाते हैं मैपिंग से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैपिंग का अलग से भी किया हुआ है, जो कि अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, उसको देखिए। ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर ऊंचा है, राजस्थान में स्थित है ये गुरु शिखर, अरावली श्रेणी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है, 1722 मीटर, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। ठीक है, ये काफी बार पूछा जाता है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो धौलाधार तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। ठीक है, कुल्लू घाटी जो है किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो धौलाधार तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक है, पालघाट दर्रा जो है किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। और नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। ध्यान रखेंगे इसको कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नाथुला दर्रा। और देखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में कोनधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में कोनधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को
बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड राज्य में जो कोंधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या बोला जाता है, तो बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा कितनी है, तो पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा कितनी है, तो 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है हिम रेखा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भारत का सबसे बड़ा हिम नद कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा हिम नद सियाचिन है, लद्दाख में। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा हिम नद या ग्लेशियर है। ध्यान रखेंगे इसको, काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में। ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में स्थित है। मेघालय का पठार किसका भाग है, तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत का, ठीक है, भाग है। मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए, तो पेलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं, तो पेलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो मालवा पठार स्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, तो दंडकारण्य क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र जो है कहाँ अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है, तो भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है, तो मुंबई से मापा जाता है। भारत का औसत समुद्र तल तट किस, इसमें मुंबई दिया है, चेन्नई से होता है ना। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है, तो मुंबई से मापा जाता है। भारत का औसत समुद्र तल बोल रहा है। ठीक है, भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है, समुद्र तल को बोल रहा है, तो मुंबई से मापा जाता है औसत समुद्र तल। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई अब बदल चुकी है, कितनी, तो 11,098.81 किलोमीटर है। ठीक है, समुद्र तट रेखा भारत की पहले 7516 के आसपास था ना। ठीक है, 7515-16 ऐसे करके था, तो अब कितनी हो गई है, तो 11,000। अब पैमाना थोड़ा बदला है मापने का। ठीक है, तो उस अनुसार अब बढ़ चुका है, कितना है, तो 11,098.81 किलोमीटर है। ये अपडेटेड वर्जन है, तो इसको ध्यान रखेंगे। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 11,098.81 किलोमीटर है। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो गुजरात की है, 1214.7 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे इसको, 1214.7 किलोमीटर है। भारत के कितने राज्य
समुद्री तट रेखा से संलग्न है? तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिससे कि तट रेखा लगती है। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न हैं? तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के तटीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? ये देखना है। तो भारत के तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? 9 राज्य की तट रेखा लगती है समुद्र से और 4 केंद्र शासित प्रदेश की। तो कौन कौन सी? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गोवा है। और संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सी है? तो पुदुचेरी है, ठीक है, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर व नागर हवेली और दमन व दीव, ठीक है। ये इसको अब एक ही संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, दादर नगर हवेली और दमन और दीव नाम रखा गया है इसको, और इसकी राजधानी दमन है अब, ठीक है। ये 26 जनवरी 2020 को इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक है? तो हिंद महासागर का सूचक है रत्नाकर नाम। ध्यान रखेंगे कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक है? तो हिंद महासागर का सूचक है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम है कोरोमंडल तट, ठीक है। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है, ध्यान रखेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ध्यान रखेंगे इसको। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी या पीक कौन सी है? तो सैडल पीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कई बार पूछे जाते हैं सैडल पीक के बारे में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572 है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। बैरन द्वीप अवस्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है बैरन द्वीप, ठीक है। कहाँ पे बैरन द्वीप अवस्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो पुलिकट झील के समीप स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो पुलिकट झील के समीप है। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो धनुष कोडी से प्रारंभ होता है, ये काफी बार पूछा जाता है। राम सेतु एडम्स ब्रिज कहाँ से प्रारंभ होता है? तो धनुष कोडी से प्रारंभ होता है। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? तो लक्षद्वीप जो ही है प्रवाल निर्मित है, ठीक है, कोरल से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो मिनिकॉय द्वीप जो है भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। मिनिकॉय आइलैंड जो है भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो पंबन द्वीप रामेश्वरम, ठीक है, पंबन द्वीप जो है रामेश्वरम में स्थित है, ठीक है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो पंबन द्वीप स्थित है रामेश्वरम में, पंबन द्वीप रामेश्वरम। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई है। और कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में स्थित है कोरी क्रीक, ठीक है। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य
है तो भारत और एवं पाकिस्तान के मध्य है सर क्रीक विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो बुर्जिल व बनिहाल दर्रे पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से जाना जाता है? तो मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से जाना जाता है? तो मालेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से जाना जाता है? तो मालेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, भारत के प्रमुख दर्रे, ये दर्रे अलग से मैपिंग में किया भी जा चुका है। और देखिए, ये नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में ही है। ठीक है, देखिए नाथुला दर्रा और जेलेपला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, सिक्किम में है। ये बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। पांगसाड़ दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। और यांगयाप दर्रा भी ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। देखिए यांगयाप दर्रा और बोमडिला और पांगसाड़ दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, यहाँ पे तुगजू दर्रा है। ठीक है, इसको अलग से मैपिंग वाले उसमें करेंगे। इसका मैप भी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सतलज एवं सिंधु के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय एवं या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए, अब जलवायु से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। जलवायु वाला चैप्टर देखेंगे, जलवायु, क्लाइमेट। ठीक है, इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जलवायु से। किसी क्षेत्र को जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो अक्षांशीय अवस्थिति है। ठीक है, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो अक्षांशीय अवस्थिति है। ठीक है, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द देखते हैं। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, लैंडफॉर्म्स। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। एल से लैटिट्यूड मतलब अक्षांश। ठीक है, एल से लैटिट्यूड अक्षांश, ए से एल्टीट्यूड ऊंचाई, एन से नियरनेस फ्रॉम सी समुद्र तट से निकटता, और डी से डायरेक्शन ऑफ विंड मतलब पवन की दिशा। डी से डायरेक्शन ऑफ विंड पवन की दिशा। एफ से फॉरेस्ट वन। ठीक है, ओ से ओशन करंट समुद्री जल धाराएं, और आर से क्या? तो आर से रेनफॉल वर्षा। एम से क्या? माउंटेन पहाड़ पर्वत, और एस से सॉइल मिट्टी। ठीक है, ये सब जो हैं जलवायु को निर्धारित करते हैं। ठीक है, एल से लैटिट्यूड मतलब ऊंचाई, ए से एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश। ठीक है, एल्टीट्यूड ऊंचाई, एन से नियरनेस फ्रॉम सी समुद्र से निकटता, डी से डायरेक्शन ऑफ विंड पवन की दिशा, एफ से फॉरेस्ट वन, ओ से ओशन करंट समुद्री जल धाराएं, आर से रेनफॉल वर्षा, एम से माउंटेन पहाड़ पर्वत, और एस से सॉइल मिट्टी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत में ग्रीष्मकालीन मॉनसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो भारत में जो ग्रीष्मकालीन मॉनसून आता है उसका प्रवाह का सामान्य दिशा है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ध्यान रखेंगे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रवाह से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से होती है।
भारत के जो उत्तर पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा, ये शीत ऋतु में किसके प्रवाह से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से होती है। ठीक है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो पंजाब एवं तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, पंजाब, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में होता है, ध्यान रखेंगे। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो लगभग 125 सेंटीमीटर है। 125 ऐसे 111-12 सेंटीमीटर के आसपास होता है, यहाँ 125 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय में होता है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय। इसको ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछ दिया जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इसको कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है और जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाहित होती है। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाहित होता है। ठीक है। देखिए, व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड्स के बारे में देखते हैं। व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड्स के बारे में। व्यापारिक पवनें 0 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवन है। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों 0 से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इसे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, उत्तरी गोलार्ध में क्या? उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, व्यापारिक पवनों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो काल बैसाखी तथा चाय वर्षा कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो काल बैसाखी और चाय वर्षा। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी और असम में चाय वर्षा ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों का स्थानीय भाषा में नाम है। ठीक है, स्थानीय भाषा में काल बैसाखी और चाय वर्षा कहा जाता है। काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, काल बैसाखी और चाय वर्षा के बारे में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है तो लेह है। ठीक है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह है। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया? तो 5 भागों में विभाजित किया है कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में? तो 5 वर्गों में विभाजित किया है। जलवायु निर्धारण के आधार क्या हैं? तो वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान। जलवायु निर्धारण के आधार वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा और वनस्पति है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश हैं। ठीक है, जलवायु के प्रकार
वर्ण संकेत और क्षेत्र हैं। कौन सा जलवायु के प्रकार वर्ण संकेत कैसे डिनोट किया जाता है वो है, तो लघु शुष्क ऋतु AMW से संकेतित किया जाता है। लघु शुष्क ऋतु AMW से इसका संकेत है। ये कहाँ पाया जाता है, तो गोवा के दक्षिण में, भारत का पश्चिमी तट पर भी, गोवा के दक्षिण में और भारत का पश्चिमी तट पर। शुष्क ग्रीष्म ऋतु ASW से डिनोट किया जाता है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु को ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है ये जलवायु, कहाँ पे, तो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट पे। ठीक है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। और उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु AW से डिनोट किया जाता है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु को AW से। कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW से उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग को। ठीक है, नेक्स्ट है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु को BWHW से डिनोट किया जाता है। ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शुष्क शीत ऋतु। ये कहाँ पाया जाता है, तो शुष्क शीत ऋतु इसको CWG से डिनोट किया जाता है और ये पाया जाता है शुष्क शीत ऋतु गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। ठीक है, लघु ग्रीष्म तथा शीत ऋतु, लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु DFC से डिनोट किया जाता है और पाया जाता है ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में। और ध्रुवीय तुल्य जलवायु कहाँ पाया जाता है, तो ध्रुवीय तुल्य जलवायु इसको E से डिनोट किया जाता है और ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, ध्रुवीय तुल्य जलवायु। और टुंड्रा तुल्य जलवायु इसको डिनोट किया जाता है ET से और ये पाया जाता है टुंड्रा तुल्य जलवायु उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, अब देखते हैं अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ। ठीक है, ITCZ के बारे में जानते हैं, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के बारे में। देखिए, ITCZ एक निम्न वायु दाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान स्विंगिंग पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको कि ITCZ एक निम्न वायु दाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। ठीक है, वस्तुतः वह एक दोलायमान स्विंगिंग पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें हैं। ठीक है, लू जो है उत्तरी मैदान में, लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें हैं। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा, इसको कर लीजिएगा। ये अपडेटेड वर्जन है इंडियन ज्योग्राफी का, NCERT सार संग्रह जो महेश कुमार वर्णवाल सर की पुस्तक है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम्स में PCS या फिर IAS या फिर जनरल कंपटीशन में भी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, मिलते हैं, जल्द मिलेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।